नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। विदाउट एनी डिले अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की सोर्सेस की, स्रोतों की, अध्ययन कैसे होता है प्राचीन भारतीय इतिहास का। और आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। और सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने उभर के आता है, ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हुए कि क्या यहाँ पर घाटी शब्द का प्रयोग उचित है। कई विद्वानों ने इस पे सवाल खड़े किए हैं और बिल्कुल जायज सवाल है वो। सिंधु सभ्यता की जो प्रारंभिक अवशेष है, अगर हम उसकी बात करें तो सन 1856 के अराउंड जब भारत में रेलवेज का विस्तार हो रहा था तो भारत में एक जगह है हड़प्पा, एक जगह है भारत में हड़प्पा। उस दौर के भारत में, आज तो नहीं है, आज तो जगह पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है। अच्छा, तो हड़प्पा के अंदर में जो रेलवेज के इंजीनियर थे ना, उनको जमीन के अंदर से कुछ ईंटें मिली। उनको लगा चलो बढ़िया है, ईंटें मिल रही हैं, हमें जरूरत भी है, हम ये काम धाम सब रेलवे का करवा रहे हैं, हमें ईंटें चाहिए, मिले तो। अच्छा, कुछ समय पहले चार्ल्स मैसन नाम के एक अधिकारी सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के क्षेत्रों में रिसर्च करवा चुके थे और उनके मुताबिक यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता हो सकती थी, लेकिन प्रमाण नहीं थे। 56 में ये वाली घटना घटी। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रमुख थे वो थे कनिंघम साहब, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम साहब को मालूम चला, लेकिन कनिंघम साहब भी इस बात को किसी कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाए कि ये कोई प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं। मतलब चार्ल्स मैसन, कनिंघम जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे। 1856 में यह वाली घटना भी घटी है। मतलब वो चीज लगातार हमें खींच रही है अपनी तरफ, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहे। 1921 में एक रिसर्च पेपर लिखा गया, दयाराम साहनी, और इसमें सहयोग था आर.डी. बनर्जी का, राखाल दास बनर्जी का, लेकिन मुख्य रूप से दयाराम साहनी साहब। और इस रिसर्च पेपर को उन्होंने भेजा उस समय एएसआई के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल ने इसको क्रॉस एग्जामिन करके 1924 में ये बात फॉर्मली अनाउंस की कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिल चुके हैं, ठीक है। मतलब रिसर्च वगैरह सब यहां से ओके हो चुकी थी 1921 में। और फॉर्मल अनाउंसमेंट, एक जो है ना फॉर्मल अनाउंसमेंट, ठीक है, औपचारिक घोषणा, वो हुई है 1924 में। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। खोज, इसीलिए सिंधु सभ्यता की खोज का ईयर हम लोग क्या मानते हैं? 1921 मानते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि साहनी साहब ने तो 21 में डिक्लेयर कर दिया था साहब यही है। अभी आप देख लो, एक बारी बड़े कोई अधिकारी हैं, उनके बिना कैसे बोल दें, हायरार्की होती है। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। 24 में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया। और अब इसके बाद दुनिया भर के इतिहासकारों के लिए ये जगह हॉटस्पॉट बन गई। भारत के इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार, क्या था इस सभ्यता के अंदर। तो शुरुआती जगह जो हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, वो सिंधु नदी की घाटी में स्थित थे। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल स्थित थे घाटी में। बट जो सिलसिला एक जगह से शुरू हुआ था हड़प्पा से, वो आज पहुंच चुका है 2800 से ज्यादा जगहों तक। और सिंधु सभ्यता के अधिकांश जो स्थल है वो राजस्थान, हरियाणा का बेल्ट, गुजरात, इस क्षेत्र में स्थित है। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो पूरब में ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत है। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है एक।
तो सवाल ये खड़ा हुआ कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना कितना उचित है, क्योंकि यह सभ्यता तो सिंधु नदी की घाटी से बहुत बाहर निकल गई, isn't it? सिंधु नदी की जब घाटी से इतना बाहर निकल गई तो घाटी वर्ड यहाँ पर इररिलेवेंट हो जाता है। वो इससे संबंधित जो रिसर्च का एरिया है, जो शोध का क्षेत्र है, उसे सीमित कर देता है। वर्तमान में अधिकांश इतिहासकार घाटी शब्द को हटाते हैं। तमिलनाडु बोर्ड ने तो बाकायदा अपने बुक के अंदर में इस घाटी वर्ड को हटा दिया, बाकायदा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस उनकी जो बुक है क्लास 11-12 की जो भी है, ठीक है, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि ये घाटी वर्ड अब इररिलेवेंट है। अच्छा भाई, तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद अगला मुद्दा है टाइम। अब शुरुआत में ही इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है तो टाइम में भी कंट्रोवर्सी होगी, ये तो आप भी समझने लगे होंगे। अभी टाइम को लेकर के हम लोग सहारा लेंगे माई बाप का अपने, और वो कौन है? एनसीईआरटी ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पर किसी एग्जाम के अंदर में कहीं एविडेंस देखने का नंबर आ गया, बताओ भाई कहाँ लिखा है, तो एनसीईआरटी तो सब मानेंगे, ठीक है, मानते हैं, ऑफिशियली मानते हैं एनसीईआरटी के डेटा को। तो एनसीईआरटी में 2 डेटा है, जैसे शिवाजी के बर्थ को लेकर के एनसीईआरटी में क्लास 8 की एनसीईआरटी में एक जगह लिखा है 1627 और उसी पेज पे लिखा है 1630। ये जलवा है हमारे एनसीईआरटी का। तो शिवाजी का जन्म का ईयर अब 1627 मानो चाहे मानो 1630, एनसीईआरटी ने दोनों दे दिए। वही कहानी यहाँ पर है। तो एनसीईआरटी में कुछ जगहों पर लिखा है 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी इसका टाइम पीरियड, और कुछ जगहों पर लिखा है 2550 बीसी से लेकर 1900 बीसी। कुछ जगहों पर लिखा है 2600 बीसी से 1900 बीसी, कुछ जगहों पर लिखा है 2550 से लेकर के 1900 बीसी। मतलब डिक्लाइन में कोई डाउट नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में 50 साल का डिफरेंस कर दिया एनसीईआरटी, ठीक है भाई। ये समय काल हो गया, अगर आज से जोड़े तो 5000 साल पहले की बात। अब ये सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, तो जरा जोड़ के देखते हैं। भारत में जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये ओल्डेस्ट है, प्राचीनतम है। अच्छा, और इसके जो बाद है, थोड़ा न्यू है इसके कंपैरिजन में, वो है वैदिक सभ्यता। अब देखो जरा आप लोग, सिंधु सभ्यता ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य का इस्तेमाल करते थे। और वैदिक सभ्यता जो है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वो कॉपर एज सिविलाइजेशन है। कौन सी है? कॉपर एज। अब जरा आप डिफरेंस समझो। पूरी दुनिया में जब इंसानों का विकास हुआ ना, तो उन्होंने पहले कॉपर को सीखा, तांबे का इस्तेमाल शुरू किया, और फिर कॉपर और टिन को मिलाया, Cu+Sn, कॉपर और टिन को मिलाया, ब्रॉन्ज बनाया। तो कॉपर से ज्यादा बेहतर धातु क्या है? ब्रॉन्ज है। अब यहीं पर आप अंतर समझ लीजिए कि जो पुराने लोग हैं वो ज्यादा बेहतर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बाद के लोग हैं वो कम बेहतर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही बात होगी कि दादा के पास तो आईफोन था, या पापा के पास तो आईफोन था, और बेटे के पास नोकिया 1100 भी नहीं है, तो आफत वाली बात होगी। कायदे से होना ये चाहिए था कि पापा के पास अगर आईफोन 8 है या 7 है, तो बेटे के पास आईफोन 10 होना चाहिए था। तो तब हुआ डेवलपमेंट, तब हुआ विकास। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि भारत में विकास की गंगा उल्टी बह गई है, कि सिंधु सभ्यता पुरानी है फिर भी अधिक विकसित दिखाई पड़ती है
टाउन प्लानिंग की बात कर लो, एक और मुद्दा टाउन प्लानिंग भाई साहब हद शानदार। अभी मैं एक एक पॉइंट की चर्चा करूं। नगर नियोजन बहुत डेवलप्ड है इनका, और इनका टाउन प्लानिंग जैसी कोई चीज है ही नहीं, झोपड़ियों में रहते हैं भाई। और ये डबल स्टोरी घर है, सिंगल स्टोरी घर है, घर के शहर के इर्द गिर्द दीवारें बना रखी हैं, सड़कें 90 डिग्री पर काट रही हैं। अब क्या बवाल बवाल मचा रखा है भाई। सवाल ये खड़ा होता है कि अबे इतने इंपॉर्टेंट लोग आए कहां से थे, और आए तो आए गए कहां? क्योंकि यहां तो हमें मोगली दिखाई पड़ रहा है। मोगली जानते हैं ना, अब इंसान का बच्चा जंगल में खो गया जिम कॉर्बेट के अंदर में, पेरेंट्स बहुत दुखी, 16 साल के बाद बच्चा मिल गया, पशुओं के बीच पला बढ़ा था, क्या मिलेगा? मोगली मिलेगा। मतलब जब ज्ञान का ट्रांसफर नहीं होता है अगली जनरेशन को, तो उनका आरंभ फिर शून्य से होगा, जीरो से होगा उनका स्टार्ट। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच कहीं ना कहीं एक ब्रेक है, ज्ञान का ट्रांसफर नहीं हुआ है इंडस से लेकर वैदिक तक। एंड बिकॉज ऑफ दिस वैदिक की जो स्टार्टिंग दिखाई पड़ती है ना हमको, वो हमको बड़ा बेसिक से उनकी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। और अब हमें जो अगला मुद्दा देखना है वो थोड़ी सी जनरल फीचर्स देखने हैं सिंधु सभ्यता के, फिर हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का राइज एंड फॉल कैसे होता है। चलो आ जाओ जरा जनरल फीचर्स की बात कर दे। तो खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। एएसआई के प्रमुख जॉन मार्शल थे। पहली जगह हड़प्पा थी, हड़प्पा रावी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब में है। सारे पॉइंट अभी आपने देखे, ठीक है। इसके अलावा इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं। क्यों रखते हैं इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में? क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, मैंने अभी आपको बताया। और इनकी जो लिपि थी वो वर्ण चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है। और जो लिखने का जो स्टाइल था, जो राइटिंग स्टाइल था, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं बोलूं तो वो है बाउस्ट्रोफेडन। अब ये कौन सा लिखने का तरीका होता है? इसमें यह होता है कि अगर पहली लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी गई है तो अगली लाइन राइट टू लेफ्ट लिखी, फिर अगली लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलता है। ये होता है बोस्ट्रोफेडन राइटिंग का तरीका। बोस्ट्रोफेडन, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते बेटा। बोस्ट्रोफेडन, ठीक है भाई। ओके, तो ये कहानी है। जरा इसकी एक सेकेंड जरा रुकना, एक सेकेंड अच्छा बना दे। चलिए, इट्स ऑल अबाउट, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। आद्य ऐतिहासिक है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए, ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल कर रहे थे। पिक्टोग्राफिक है इसकी स्क्रिप्ट। और सुनो, ऐसा नहीं है कि शून्य जीरो ग्रोथ है हमारी, थोड़ी बहुत ग्रोथ है, थोड़ा बहुत पढ़ पाए हैं। लेकिन जो पढ़ पाए हैं ना, उससे बहुत कुछ निष्कर्ष नहीं निकले हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा भाई, चलिए अब इसके बाद में हम लोग जरा इसका विस्तार देख लेते हैं, एक्सपेंशन देख लेते हैं। सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है, जरा देखिए आप लोग स्क्रीन पर। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, इधर पूरब में आलमगीरपुर, और इधर सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, ठीक है भाई। ज्यादा जो इसका विस्तार रहा वो इसका विस्तार किधर है? नॉर्थ वेस्ट। ध्यान रखना, मैक्सिमम जो इसका एक्सपेंशन है वो नॉर्थ वेस्ट में है। ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं अभी, ऑल्दो रिसर्च अभी भी चल रही है।
और हो सकता है कल को यहाँ पे कर्नाटक आ जाए या यहाँ पर बरेली हो जाए। ये ओपन टॉपिक है पूरा, स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन। अभी कुछ दिनों पहले द हिंदू में रिपोर्ट आई थी कि कोटला बादली एक क्षेत्र मिला है जो है गुजरात के अंदर में, जहां से डेयरी फार्मिंग के प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता से कि डेयरी फार्मिंग होती थी यहाँ पे। नित नई जानकारी आती रहती है। अब बताओ, कोटला बादली अगर पूछ दिया, किसी किताब में नहीं लिखा है, द हिंदू में आया था। ये सब सिविल वालों के लिए ये अधिक इंपॉर्टेंस के मैटर है, वो खास ध्यान से सुनेंगे और आप लोग द हिंदू को विशेष ध्यान से पढ़ा भी करें। इसके बाद जो अगला मुद्दा है ना हमारे सामने, वो है सिंधु सभ्यता का उदय और अंत कैसे हुआ, राइज एंड फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अगला मुद्दा है हमारे सामने। देखो जरा भाई, सिंधु सभ्यता के उदय और अंत के बारे में हिस्टोरियंस एक बात बताते हैं। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जहां पर सिंधु नदी आज बहती है, वहां पर ढेरों नदियां और भी हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। सिंधु है, झेलम है, व्यास है, चेनाब है, रावी है, सतलज है। इन नदियों के किनारे अपनी छोटी छोटी सभ्यताओं का विकास हुआ था। अब क्योंकि सबसे बड़ी जो नदी थी वो थी सिंधु, तो उसके किनारे धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। आप ऐसे समझो, पॉइंट ए से लेकर के बी सभ्यताओं का अलग अलग विकास हो रहा है, और पॉइंट बी से लेकर के सी, डॉटेड लाइंस है यहाँ पे, इनका ज्ञान आपस में एक्सचेंज हो रहा है, और सी तक आते आते सभ्यता विकास के चरम बिंदु तक पहुंच गई। अब यहां देखो, ये ए से लेकर के बी, ये क्या है, ये विकासशील अवस्था है, और ये संक्रमण की अवस्था है, ये संक्रमण की अवस्था है कि पुराने से नए में तब्दील हो रहे थे। आटे में पानी डाल दिया है, रोटी नहीं बनी है, आटे में पानी डाल दिया है, सूखे आटे में पानी डाल दिया है, गूंथ रहे हैं उसको, अब नया बना रहे हैं, अभी चपाती बनने में वक्त है, और सी तक आते आते रोटी बन गई। समझे, समझ में आया? संक्रमण का मतलब यही होता है कि पुराने से आप हट रहे हैं लेकिन नया अभी आया नहीं है, आना बाकी है। ये डॉटेड लाइंस वो दिखाते हैं बी से लेकर सी के बीच वाले। ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जा रही है ना, ए और सी से होती हुई स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे जा रही है, ठीक है, ये इसको आप एपी कह लो, इसको पी नाम दे लो, एपी। इसकी अपनी अलग कहानी है, वो अलग बताएंगे आप। अब पॉइंट सी से लेकर के डी तक अगर आप देखें इस डायग्राम को, तो नो ग्रोथ, कुछ नहीं हो रहा। और डी से लेकर के ई तक हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के नगर खाली हो रहे थे, साफ सफाई अब नहीं दिख रही थी वहां पर, लाशें बेतरतीब तरीके से दफनाई जा रही थी। मतलब डी से लेकर के ई में कुछ तो गड़बड़ है मेरे दोस्त, तो समस्या है यहां पर। क्या हुआ ऐसा? किसी इतिहासकार ने कहा आग लग गई, किसी ने कहा भूकंप आ गया, किसी ने बोला नदियों ने रास्ता बदल लिया, किसी ने कहा आर्यों का हमला हो गया। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग थ्योरी। जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो थ्योरी है पर्यावरण अपक्षय। देखो, ये बात हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, एक निश्चित समय के बाद उसका पर्यावरण बदलता है। एक तो पृथ्वी का पर्यावरण बदलता है और एक इंसानी गतिविधियां उस पर्यावरण में बदलाव लाती हैं। तो बातें हैं, पृथ्वी अपने आप को बदलती है, साइकिल है, और इंसानी गतिविधियों की वजह से परिवर्तन भी होते हैं। तो जब इस सभ्यता में विकास खूब ज्यादा हुआ होगा, तो जब डेवलपमेंट खूब ज्यादा होता है तो यह नॉर्मल बात होती है कि पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, और जनसंख्या की मांगे पूरी करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता है, और अर्थशास्त्र के नियम, कुछ नियम है कि
जनसंख्या बढ़ती है ज्योमेट्रिकली, 2, 4, 16, 64, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, ऐसे बढ़ती है ज्योमेट्रिकली, स्क्वायर में बढ़ती है जनसंख्या। और नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ते हैं अर्थमेटिकली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते हैं। एक बात बता मेरे दोस्त, पॉपुलेशन तो एनवायरमेंट को खा जाएगी अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो अभी यहाँ पर है क्या चीज कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंसान ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जब पर्यावरण में बदलाव किए होंगे तो कुछ तो उसकी वजह से समस्याएं आई होंगी। और दूसरा, जो पर्यावरण में बदलाव होते हैं सामान्य रूप से हो सकता है वो हुए हो, तो इसकी वजह से जो पश्चिम का हमारा क्षेत्र है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने अपने नगर छोड़े, वहां से बाहर निकले, नई जगहों पर जीवन की तलाश में, कुछ नई जगहों पर पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए। जो पहुंच गए, जो बच गए, अब वो अपनी जड़ों से दूर आ गए हैं, कट गए अपनी जड़ों से। और जब अपनी रूट से, अपने डेवलप्ड फेज से वो कट गए, तो अब वो रहेंगे तो सही, अवशेष तो दिखेंगे, लेकिन अब वो उतने विकसित नहीं होंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में भारत में अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ है, जिसके बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, इनका संबंध निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता से रहा होगा और एविडेंसेस भी मिलते हैं। लेकिन हमने इस बात को देखा, और जो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि एक प्राचीन सभ्यता, विकसित सभ्यता, कैसे उन्होंने अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं तैयार की और वो खत्म हो गए। अब सभ्यता के खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है सब चुन चुन के मर जाएंगे, जैसे कि एटॉमिक अटैक का मतलब ये नहीं होता है कि सब मार दिए जाएंगे, कुछ तो बचेंगे। वो यहां पर भी हुआ, कुछ बचे। चले आगे। अच्छा भाई, अब हम लोग आते हैं जरा टाउन प्लानिंग के ऊपर में। 2 मिनट रुको तुम लोग। हम लोगों ने विस्तार देख लिया, ठीक है, और इसके अलावा राइज एंड फॉल देख लिया सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का जो, आप एक सेकेंड, यार आप लोग ना यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना ना, देता हूँ आपको। सिंधु सभ्यता के उदय का कारण क्या था? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, क्रमिक विकास। सिंधु सभ्यता के उदय का कारण था क्रमिक विकास, ठीक है। और पतन का कारण क्या था? एनवायरमेंट, ठीक है। पर्यावरण अपक्षय, ठीक है भाई। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ लिखे हुए नहीं मिलेंगे तो। और अब आते हैं जरा टाउन प्लानिंग पर। टाउन प्लानिंग में सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि जो भी इनके नगर थे, नगरों के पश्चिमी हिस्से में एक फोर्ट या सिटेडल की उपस्थिति, दुर्ग की उपस्थिति, ठीक है। ये दुर्ग नगर है और ये निचला नगर है, निचला नगर। ये पूरब में था और ये पश्चिम में था। अब इसमें ही कई सारे वेरिएशंस हैं। क्या वेरिएशंस हैं? जैसे एक सबसे बड़ा वेरिएशन है लोथल के अंदर में, कि इसमें जो पूरा शहर था
वो एक दुर्ग से, दीवार से घिरा हुआ है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि लोथल बंदरगाह शहर था, भाई बंदरगाह शहर था लोथल। सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक की सभ्यता थी, समकालीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता के, वहां से व्यापार करते थे, अपना ट्रेड करते थे वहां से। तो बड़े बड़े जहाज ना सही, बड़ी बड़ी नावें तो रही होंगी, और डॉकयार्ड यहाँ से मिला भी है हमको, गोदीवाड़ा मिला भी है लोथल से। तो समंदर के पास का क्षेत्र है, तो हो सकता है कि जब ज्वार आता हो, टाइड आता हो, तो शहर में पानी, बाढ़ की कुछ समस्या हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट पूरे शहर को ही इन्होंने दीवार से कवर कर दिया होगा। जैसे चन्नू दड़ो है, चन्नू दड़ो कहां पर है? चन्नू दड़ो जगह कहां पड़ती है? चन्नू दड़ो जगह पड़ती है सिंध, पाकिस्तान के अंदर में, और यहां पर कोई दुर्ग उपस्थित नहीं है। धौलावीरा की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नगर के 3 हिस्से हैं, 1 2 3। मध्य नगर भी यहाँ पर एक मिला है धौलावीरा के अंदर। तो टाउन प्लानिंग के अंदर में सबसे पहला तो हमें यह वेरिएशन मिल जाता है कि पश्चिमी हिस्से में दुर्ग तो है, लेकिन लोथल में दुर्ग पूरा शहर ही घिरा हुआ है दीवार से। चन्नूदड़ो में कोई दुर्ग है ही नहीं। धौलावीरा में नगर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये कुछ वेरिएशन भी है। हिस्टोरियंस का मानना है धौलावीरा के बारे में कि ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर मध्यस्थ रहते हो, जो कि जो नगर का जो पश्चिमी हिस्सा है और जो पूर्वी हिस्सा है, इन दोनों के लोगों के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करते होंगे, ऐसा हो सकता है। अच्छा भाई, अब दूसरी बात, जो पश्चिमी हिस्सा है इसके बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा शासक वर्ग यहाँ पर रहता है। सिंधु सभ्यता में शासक कौन था, ये विवाद का विषय है, डिबेट का मुद्दा है। लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा है ना, वहां पर घर डबल स्टोरी है, स्पेशस है, साफ सफाई का अधिक ध्यान रखा गया है। बनिस्पत उसके निचले नगर को देखें तो घर इतने स्पेशस नहीं है, सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है, भवन उतने आलीशान नहीं है, साफ सफाई है। निचले नगर में, पूर्वी शहर में भी साफ सफाई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि पश्चिमी शहर में। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं कि सवाल खड़े कर देती हैं। तो हिस्टोरियंस इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि यहाँ पर कॉमनर्स रहते होंगे, सामान्य लोग रहते होंगे पूर्वी हिस्से में, और यहाँ पर शासक वर्ग रहता होगा पश्चिमी हिस्से में, नगर के पश्चिमी हिस्से। फाइन। अच्छा भाई, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। एक होती है धूप में सुखाई गई ईंटें। अगर हम लोग बात करें मेसोपोटामिया, इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर रहे हैं अगर, तो मेसोपोटामिया में क्या हुआ, इन्होंने धूप में सुखाई गई ईंटें इस्तेमाल करी हैं, और इन्होंने भट्टी में पकाई गई, आग में पकाई हुई ईंटें इस्तेमाल करी। तो दिखाता है इस बात को कि सिंधु सभ्यता के लोग निश्चित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ कदम आगे। सड़कें 90 डिग्री पर काट रही थी, ऐसे यूं। इस पैटर्न को हम लोग ऑक्सफोर्ड पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड पैटर्न कहते हैं इसको हम लोग। जैसे ब्रिटेन में है ना ऑक्सफोर्ड, ठीक है, तो ये पैटर्न उसके नाम पर जो है, उस शहर जगह का नाम है ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड, वहीं पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब 90 डिग्री का पैटर्न क्यों इस्तेमाल हो रहा था? इसके पीछे हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर कहीं पर बाढ़ आई, मान लो इस दिशा से बाढ़ आई, सबसे पहले इस दिशा के जो ब्लॉक होंगे पहले उनमें बाढ़ का पानी पहुंचेगा, ये सारा ये हिस्सा सेफ होगा। बाढ़ से बचाने के लिए इनके नगरों को इन्होंने 90 डिग्री का पैटर्न फॉलो किया है, समझे? जैसे चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में भी भाखड़ा नंगल डैम के कारण बाढ़ का खतरा, वो एक संभावना है वहां पर। अब देखो कितना स्पेशियस है चंडीगढ़, कितना स्पेशियस है, सड़कें कितनी चौड़ी हैं, और ब्लॉक सिस्टम को फॉलो किया।
अच्छा भाई, अब घर इनके, अब ऑब्वियसली कि अगर सड़कें 90 डिग्री पर काट रही हैं तो यहाँ पर जो सेक्टर बन गए, इन्हीं सेक्टर्स में इनके घर बना दिए जाएंगे। तो घर इनके थे सेक्टर में या ग्रिड पैटर्न में। जल निकास प्रणाली बहुत शानदार है, जल निकास प्रणाली बहुत शानदार है, अंडरग्राउंड है, कवर्ड है। मैनहोल बनाए गए थे, जी हाँ मैनहोल बनाए गए थे, और मैनहोल भी ऐसे कि उनको खिसका दो साइड हो जाएगा। आई बात समझ में? और साफ सफाई कर दीजिए फिर। अच्छा, और ये सारे के सारे जो फीचर आपने देखे, सड़कें, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, सेक्टर सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, ये सब विशेषताएं किसकी हैं? एक नगरीय सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय। और इसके बाद विकसित हुई वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि वहां ये विशेषताएं मौजूद है। और आगे चल, इसके बाद बात करते हैं धर्म और समाज की। सिंधु सभ्यता में धर्म था, लेकिन एक खास रिलेशन हमको यहां पर दिखाई, रिलीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी। कि जैसे जैसे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, यहाँ पर जो धर्म है लेकिन धर्म कमजोर है। हिंदू सभ्यता में धर्म कोई इतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। इनके घरों से हमको धार्मिक जो एक मंदिर, पूजा घर, ऐसी जगह नहीं मिली घरों, इनके घर से हमको। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर में लोगों के घरों के अंदर से हमें धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, मेसोपोटामिया से, यहां से नहीं। हिंदू सभ्यता में नहीं दिखा, वहां दिखा है। और अगर दोनों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करें तो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो अधिक विकसित है। ये जो अगला सेगमेंट होगा इकोनॉमी, वो आपको बताएंगे उधर। अच्छा भाई, तो अब जो कुछ धार्मिक देवी देवता जो भी हैं उनकी जरा बात करते हैं। और एक बात और, अगला प्रश्न ये भी है कि प्राचीन सभ्यताओं में इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि ये देवी देवता हैं? क्वेश्चन। तो सुनिए, देखिए, किसी भी प्राचीन सभ्यता के अंदर में ये देखा जाता है कि जो असामान्य है वो देवी, जो एबनॉर्मल है वो देवी देवता है, जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है। जैसे जैसे ये जो है, ये नेशनल म्यूजियम में है, ये इनको मात्र देवी कहा जाता है। और इनके गर्भ से, इनके पेट से ये पौधे को दिखाया गया, पौधे का चित्रण है ये। आई बात समझ में है? और सर पर इनके जो है एक विशेष किस्म का, मतलब मुकुट टाइप का है, ये हाथ से बनाया गया है ये, इस मूर्ति को जो है। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एबनॉर्मल है। ऐसी महिलाओं की मूर्तियां खूब मिली है सिंधु सभ्यता से, लेकिन ऐसी मूर्ति नहीं मिली भाई, किनका विशेष श्रृंगार है। तो ऐसे में हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने मदर गॉडेस, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरा की देवी मान करके इनकी पूजा की हो। आई बात समझ में? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मान करके, तो मातृ देवी का कॉन्सेप्ट यहां से आ गया। अब पशुपति, मोहनजोदारो से, और ध्यान रखना ये जो मातृ देवी की जो प्रतिमा है ये मोहनजोदारो से ही मिली है, मोहनजोदड़ो से। आने आगे आने वाली क्लासेस के अंदर में हम चर्चा करेंगे इस पूरे नगर के ऊपर में, मोहनजोदड़ो के ऊपर। अच्छा, लेकिन अभी आप इतना देखें कि ये प्रतिमा यहां से मिली है। पशुपति की प्रतिमा भी मोहनजोदारो से ही मिली है। अब यहां पर देखिए, एक योगी को दिखाया गया है, एक योगी है, एक योगी है, पद्मासन की मुद्रा में है, ध्यान की अवस्था में है ये। इनके इर्द गिर्द आप देखें, अगर इनके इर्द गिर्द आप देखें तो एक तरफ इनके आप बफेलो है, बफेलो, ये रहा भैंसा, बफेलो। ये राइनोसोरस है, गैंडा,
टाइगर है इधर देखो, ठीक है। अब इसके अलावा जस्ट वाइल, ये एलिफेंट है, ये एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो, इधर डियर, हिरण है, ठीक है। पूरा ब्रेटली हो गया, बफेलो, राइनो, एलिफेंट, टाइगर, ब्रेटली हो गया है, तो ठीक है भाई। इन पशुओं से घिरे हुए हैं पशुपति, इनके 3 सर हैं, 1 2 3, 2 सींग हैं भाई। इंसान का चित्रण तो नहीं हो सकता ऐसा, 3 सर 2 सींग, पशुओं से घिरे पद्मासन ध्यानस्थ है। जॉन मार्शल ने कहा कि ये भगवान शिव के प्राचीनतम रूप हो सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवता है आज के समय में जो ध्यान की अवस्था में, पद्मासन की अवस्था में और प्राकृतिक आवास में सबसे ज्यादा प्रकृति के करीब अगर कोई देवता है तो भगवान शिव है। तो जॉन मार्शल जो कि डीजी थे उस समय एएसआई, उन्होंने कहा कि भगवान शिव का प्राचीनतम स्वरूप हो सकता है, क्योंकि समय के साथ देवी देवताओं का भी इवोल्यूशन हुआ है, विकसित हुए, उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। भगवान शिव के प्राचीन स्वरूप में परिवर्तन होते होते उनका आज का स्वरूप हमारे सामने आया, ऐसा ज्ञान भी बिल्कुल हो सकता है। स्वास्तिक, स्वास्तिक के प्रतीक की अगर हम लोग बात करें, इस सिंबल की हम लोग बात करें, स्वास्तिक के ये प्रतीक सबसे पहले हमको सिंधु सभ्यता में ही दिखाई पड़े। इनकी जो फैमिलीज हैं वो मैट्रियॉर्कल है। अब ये खुफिया बात कहां से आ गई, मैट्रियॉर्कल है। देखो किसी कोई भी समाज मैट्रियॉर्कल है या पैट्रियॉर्कल, ये 2 बातों से डिसाइड होता है कि उस समाज के देवी देवताओं को देख लो या उस समाज में जो मूर्तियां बनी हैं उनको देख लो, और ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हर समाज में मिलेंगी। अब देवी देवताओं को देख लो, अगर पुरुष देवता ज्यादा है तो समाज पैट्रियॉर्कल होगा, घर का मुखिया पिता होगा। महिला देवियां ज्यादा है तो समाज मातृसत्तात्मक होगा, और यही कहानी यहां लगा दो, फीमेल और मेल। सिंधु सभ्यता में देवी देवता तो बराबर के मामले पे छूट गए, लेकिन मूर्तियों में बाजी मार ली महिलाओं ने। सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है वो महिलाओं की मूर्तियां हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जो मूर्तियां हैं वो महिलाओं की मूर्तियां हैं, एंड अकॉर्डिंगली हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक है, घर की मुखिया मां है। और अगर आप वैदिक सभ्यता को देखें जो इसके बाद विकसित हुई थी, तो वहां मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं, लेकिन वहां देवी देवता खूब हैं, और ऋग्वेद में भर भर के पुरुष देवताओं का जिक्र है। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद में महिला देवियां हैं, नहीं है, लेकिन बहुत नाम मात्र की, और जो है भी उनकी स्थिति डावाडोल है। तो वैदिक समाज कैसा है, है, ठीक है। अगला पॉइंट है समाज भौतिकतावादी था। भौतिकतावादी का मतलब ऐसा समाज जिसमें धर्म कमजोर, इसका एलिमेंट कमजोर होता है, और जो आर्थिक तत्व होता है वो क्या होता है, डोमिनेट। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित होने की वजह से जो रिलीजियस एलिमेंट है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे समाज जहां पर आर्थिक स्थिति पर अधिक ध्यान होता है ना कि धार्मिक स्थिति पर, उन्हें हम भौतिकतावादी समाज कहते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर, और जो अन्य विशेषताएं हैं उन पर चर्चा हमारी होगी। ओके, टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू।